उसके बाद बाइसिंग की बात आती है। बाइसिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है? बाइसिंग क्यों करते हैं? बाइसिंग हम इसलिए करते हैं, पहली चीज़ तो ये है कि जो हम ये अब बात करने जा रहे हैं, अब जनरली जो अब हम बात करेंगे वो एज ए एम्पलीफायर उसको कैसे वर्क करेगा उसकी बात करेंगे। कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे, कॉमन कलेक्टर की नहीं करेंगे, कॉमन बेस की नहीं करेंगे, सिर्फ कॉमन एमिटर की करेंगे। ठीक है, और उसके अंदर भी हम स्पेशली ये बात करेंगे कि वो एज ए एम्पलीफायर कैसे वर्क करे। ठीक है, उसमें हमें इनपुट सेक्शन को फॉरवर्ड बायस रखना होता है और आउटपुट सेक्शन को रिवर्स बायस रखना होता है। या जंक्शन की बात करें तो एमिटर बेस्ड जंक्शन को फॉरवर्ड बायस रखना होता है और कलेक्टर बेस्ड जंक्शन को हमने रिवर्स बायस रखना होता है। उसके बाद क्या है कि प्रॉपर जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट हमारी क्या है, नीड ऑफ बाइसिंग क्या है। स्टेबिलिटी की तो बात मैं प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर कर चुका हूँ कि स्टेबिलिटी की रिक्वायरमेंट क्या है, स्टेबिलिटी की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है। अब हम बाइसिंग की रिक्वायरमेंट क्या है उसकी बात करते हैं। ये कहा जा रहा है कि प्रॉपर जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट होना चाहिए। जीरो करंट आईसी किसको बोल रहा है, ये प्रॉपर जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट किसको बोल रहा है? ये तब बात की जा रही है कि जब हम क्वेश्चन स्टेट में है तो हमारा एक प्रॉपर कलेक्टर करंट उस टाइम होना चाहिए। ये वो मैं आगे डायग्राम से ज़्यादा क्लियर होगा आपको। आपके दिमाग में अभी ये चल रहा होगा कि प्रॉपर कलेक्टर करंट होना क्या ज़रूरी है, जीरो क्यों नहीं हो सकता उस टाइम। जीरो होगा तो पावर कम कंज्यूम होगी, जैसा कि मैंने क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी और क्लास डी में एक्सप्लेन करके बताया था आपको। ठीक है, लेकिन वहाँ भी आप ये देखिए, आप प्रीवियस लेक्चर्स के ऊपर चले जाइए कि क्लास ए की बात करें तो वहाँ बेस्ट क्वालिटी का सिग्नल मिलता है आपको। हालांकि उसकी एफिशिएंसी तो लो है लेकिन बेस्ट क्वालिटी का सिग्नल वहीं मिलता है जहाँ आपको जहाँ आपकी जो फिडिलिटी है सिस्टम की वो बेस्ट है। ठीक है, तो दूसरी बात हम करेंगे कि प्रॉपर बेस एमिटर वोल्टेज VBE भी प्रॉपर होनी चाहिए एट एनी इंस्टेंट, किसी भी इंस्टेंट के ऊपर। क्यों VBE क्यों प्रॉपर होनी चाहिए? क्योंकि VBE आपकी वो वोल्टेज है जो आपके बेस एमिटर जंक्शन जो टर्मिनल्स हैं उनको फॉरवर्ड बायस बना के रखते हैं, और वो फॉरवर्ड बायस बनना ज़रूरी भी है। यदि वो फॉरवर्ड बायस नहीं रहा तो क्या होने वाला है, देखिए ध्यान से सोचिए आप कि आप एक्टिव रीजन में तब रहते हैं जब इनपुट सेक्शन फॉरवर्ड बायस, इनपुट सेक्शन मतलब बेस एमिटर, और कलेक्टर एमिटर जो आउटपुट सेक्शन है वो रिवर्स बायस। अब वो आपका आउटपुट सेक्शन तो रिवर्स बायस है ही, इनपुट सेक्शन भी यदि आपने रिवर्स बायस कर दिया तो क्या होगा, कट ऑफ रीजन में चला जाएगा, फिर एक्टिव रीजन में रहेगा ही नहीं। तो इट मीन्स आपको ये फॉरवर्ड बनाए रखना है, किसी भी हालत में बनाए रखना है इंस्पाइट ऑफ। जब आपका कोई सिग्नल यदि अल्टरनेटिंग सिग्नल यहाँ इनपुट पे आता है जिसको हमने एम्पलीफाई करना है, वो भी इसको रिवर्स बायस ना कर सके, इस तरीके से रखना है हमने। प्रॉपर कलेक्टर एमिटर VCE एट एन इंस्टेंट। इससे ये समझिए आप कि कलेक्टर एमिटर के अंदर जो पोटेंशियल लगा रहता है वो उसको रिवर्स बायस बनाने के लिए यूज़ होता है। तो हमें वहाँ भी सफिशेंट ऐसा सिग्नल चाहिए जो उसको रिवर्स बायस बनाए रखे। ऐसा ना हो कि वो रिवर्स बायस ना रहे। यदि वो रिवर्स बायस नहीं रहेगा, आउटपुट सेक्शन रिवर्स बायस नहीं रहेगा, कलेक्टर एमिटर जो वोल्टेज वो रिवर्स बायस नहीं रहेगी, तो क्या होगा कि आपका जो एम्पलीफायर की तरह जो ट्रांजिस्टर काम कर रहा था वो क्या चला जाएगा, सेचुरेशन रीजन में चला जाएगा। तो वहाँ वो एम्पलीफिकेशन का काम नहीं करेगा फिर। तो मीन्स आपको इस वोल्टेज को कंट्रोल करना है, लिमिट में रखना है, इस वोल्टेज को लिमिट में रखना है। और लिमिट मीन्स मैं लोअर लिमिट्स की भी बात कर रहा हूँ। लिमिट का मतलब अपर लिमिट ही मत समझना, मैं लोअर लिमिट की भी बात कर रहा हूँ कि इसको लिमिट में रखना है तो सो दैट ये उससे नीचे ना आ जाए। अदरवाइज क्या होगा, या इससे ऊपर ना चला जाए, किसी भी तरीके से बात कर ले। तो यदि अदरवाइज क्या होगा कि आपका जो ट्रांजिस्टर है वो या तो कट ऑफ रीजन में चला जाएगा या फिर सेचुरेशन रीजन में चला जाएगा। कंडीशन 1 को एक्सप्लेन किया है, यहाँ से आप अच्छे से नहीं समझोगे, यहाँ से समझोगे आप अच्छे से कि यदि आपका सिग्नल इतना आ रहा है, यदि आपका सिग्नल इतना आ रहा है और आपका जो आईसी करंट है, जो जिसको मैं ये कह रहा था क्वेश्चन स्टेट का जो करंट है, ठीक है, कैपिटल आईसी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं इसको, यदि ये इतना है तो इट मीन्स आपका जो सिग्नल है जिसको आप एम्पलीफाई करने वाले हो वो इसके ऊपर प्रॉपरली सेट हो जाएगा। मीन्स कोई भी
सिग्नल इससे नीचे नहीं जाएगा, कोई भी सिग्नल इस लाइन से नीचे नहीं जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए मैक्सिमम करंट ड्यू टू एसी सिग्नल, मैक्सिमम करंट कितना है, मीन्स आपके सर्किट में एसी सिग्नल के कारण कितना करंट फ्लो मैक्सिमम हो रहा है। वो यदि 2 इस तरीके से है कि उसका 1 पीक इधर है, 1 पीक पॉजिटिव में, 1 पीक नेगेटिव में, और यहाँ हमारा 1 मिली एम्पियर का हमारा ये क्या है, आईसी मीन्स क्वेश्चन स्टेट करंट, क्वेश्चन स्टेट कलेक्टर करंट हमें बोलना चाहिए। तो ये यदि ये 1 मिली एम्पियर का, इसमें देखिए आप क्या, आपका सिग्नल पूरा पूरा मिला है आपको, क्लिप नहीं हुआ हालांकि, लेकिन इट इज टचिंग द कट मीन्स द एक्सट्रीम, यू कैन से इट इज टचिंग द एक्सट्रीम। और यहाँ देखिए आप, ये यहाँ आपका क्या है कि 1 वोल्ट का पीक ये है, 1 वोल्ट का पीक ये है, लेकिन हमने 0.5 मिली एम्पियर के ऊपर इसको यदि सेट कर दिया, किसको सेट किया, आपका जो आईसी था, आईसी मीन्स कैपिटल आईसी, इट मीन्स क्वेश्चन स्टेट कलेक्टर करंट, उसको यदि हमने यहाँ सेट कर दिया तो उससे क्या होगा कि अपर हाफ तो कंप्लीट मिला और लोअर हाफ कट क्लिप हो गया, क्लिप हो गया। इट मीन्स इट इज़ मस्ट कि आईसी की वैल्यू एक प्रॉपर लेवल से ज़्यादा होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं होगा तो क्या होगा, ये होने वाला है फिर आपके साथ। उसके बाद देखिए यहाँ से आप कंक्लूड कर सकते हो कि ये इस आईसी बड़ा होना चाहिए किससे, जो मैक्सिमम कलेक्टर करंट सिग्नल क्रिएट करेगा, आपके अल्टरनेटिंग सिग्नल क्रिएट करेगा, उससे बड़ा होना चाहिए। उसके बाद क्या है कि कंडीशन 2 क्या कहती है, कंडीशन 2 ये कहती है कि कम से कम 0.3 वोल्ट जर्मेनियम में और 0.7 वोल्ट सिलिकॉन के अंदर ड्रॉप होता है। तो इट मीन्स 0.7 और 0.3 से ज़्यादा का सिग्नल होना चाहिए आपके बेस और एमिटर के बीच में, ठीक है। बेस और एमिटर के बीच में कम से कम 0.3 या 0.7, सिलिकॉन की बात करें तो 0.7 वोल्ट का तो सोर्स लगा होना चाहिए, ड्रॉप नहीं, 0.7 का तो वहाँ सोर्स होना चाहिए। यदि वो सोर्स नहीं होगा, डीसी सोर्स नहीं होगा, तो क्या होगा कि जो आपका एसी सिग्नल आएगा उसका लॉस होगा, ठीक है। अब भी मैं इससे आगे बढ़ के एक बात और बोलता हूँ, इससे आगे बढ़ के जो इसमें लिखी नहीं गई, मैं ये बोल रहा हूँ कि यदि आपका फॉर एग्जांपल, इसमें कंफ्यूज मत होना बस थोड़ा आप, कि यदि आपका एमिटर बेस और एमिटर के बीच में यहाँ 0.7 का ड्रॉप हो रहा है, फॉर एग्जांपल 0.7 का ड्रॉप हो रहा है, ठीक है। तो इट मीन्स क्या है कि 0.7 वोल्ट का यहाँ पे आपको डीसी सोर्स लगाना पड़ेगा। वो तो चलो मैंने लगा दिया, चलो ये मैंने लगा दिया 0.7 वोल्ट का डीसी सोर्स लगा दिया, दैट इज मेकिंग इट इन फॉरवर्ड बायस, हमेशा फॉरवर्ड बायस में रखेगा। उसके बाद क्या है कि जब मैं एक एसी सोर्स लगाऊंगा, एक एसी सिग्नल दूंगा, यहाँ एक एसी सिग्नल दूंगा, तो क्या होगा, यदि ये एसी सिग्नल का पॉजिटिव हाफ जो है वो पॉजिटिव हाफ तो निकल जाएगा यहाँ से, यदि 0.7 एग्जैक्टली 0.7 लगा रखा है तो पॉजिटिव हाफ तो निकल जाएगा और वहाँ जाके आपको एम्पलीफाइड सिग्नल नेगेटिव हाफ में देगा, ठीक है। जब आप नेगेटिव सिग्नल अप्लाई करोगे यहाँ पे, ये नेगेटिव पार्ट आएगा जब इसका, तो वो क्या होगा, उसके साथ क्या होने वाला है, उसके साथ ये होने वाला है कि वो इसको क्या करेगा, डाउन कर देगा इसको, मीन्स जो 0.7 है ना, ये 0.7 से नीचे ले आएगा। क्यों नीचे ले आएगा, क्योंकि ये नेगेटिव है, क्योंकि ये सिग्नल नेगेटिव है, ये फॉरवर्ड वाइज बना रहा है, ये सिग्नल इसको रिवर्स वाइज बनाने की कोशिश करेगा। तो इट मीन्स क्या है, मेरा सजेशन ये है जो कि आप हमेशा इसको यदि ये चाहते हो कि ये फॉरवर्ड वाइज में काम करे, तो इट मीन्स क्या है कि ये जो सिग्नल है, यहाँ जो वोल्टेज लगी होनी चाहिए वो कितनी लगी होनी चाहिए, वो इतनी लगी होनी चाहिए कि 0.7 प्लस जितना आप मैक्सिमम नेगेटिव सिग्नल आप नेगेटिव पीक मैक्सिमम जितनी आप देना चाहते हो, मैक्सिमम जितनी आप आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप देना चाहते हो। मान लिया आप 0.1 का 0.1 का नेगेटिव पीक आप देना चाहते हो मैक्सिमम, उससे बड़ा
आप नेगेटिव पीक नहीं देना चाहते, तो इसका मतलब इसको कम से कम 0.8 होना चाहिए। इसको कम से कम 0.8, समझ गए ना कि 0.1 से जब इसको ये 0.8 होगा, मान लिया ये 0.8 हो जाएगा और 0.1 से ये इसको रिड्यूस भी कर देगा तो भी 0.7 तो आपको मिल ही रहा है। तो इसलिए क्या होगा कि ये हमेशा फॉरवर्ड बायस में ही रहेगा, प्रॉपर वर्क करेगा। और यदि मान लीजिए ये 0.1 होता, ये 0.7 होता, 0.8 की बजाय 0.7 होता, तो क्या होता कि एक स्लाइटली पोर्शन 0.1 वोल्ट का पोर्शन ऐसा आता कि इसका कुछ हिस्सा मीन्स जो ये सिग्नल है इसका कुछ पोर्शन ऐसा आता जो क्लिप हो जाता, जिसमें ये कट ऑफ रीजन के अंदर चला जाता है जिसके लिए। ठीक है, ये ध्यान रखना है इसमें। कंडीशन 3 क्या है कि जो आउटपुट के अंदर VCE लगा हुआ है वो उसके अंदर जो नी वोल्टेज उसकी होती है, नी वोल्टेज एक थ्रेशोल्ड वोल्टेज होती है जो मिनिमम रिक्वायर्ड होती है। तो नी वोल्टेज है कम से कम उतनी होनी चाहिए, 0.5 जर्मेनियम के लिए 1 वोल्ट सिलिकॉन के लिए, उतनी वोल्टेज कम से कम होनी चाहिए रिवर्स बायस में। So proper flow of zero signal collector current and maintenance of proper collector emitter voltage during the passage of signal is called transistor biasing। इसने एक चीज छोड़ दी, इनपुट जो VBE बेस एमिटर, ठीक है, तो आई शुड राइट हेयर बेस एमिटर सिग्नल वोल्टेज ऑल्सो, ठीक है, दैट मस्ट ऑल्सो बी कंसिडर्ड हेयर। ये वो पॉइंट डालना भूल गया मैं जब बना रहा था ये। नेक्स्ट क्या है कि मोड ऑफ बाइसिंग के तरीके क्या है, विद द हेल्प ऑफ बैटरीज, या तो बैटरीज डिफरेंट लगा लो, अलग अलग बैटरी लगाओ, या आप ट्रांजिस्टर की हेल्प डिफरेंट सर्किट की हेल्प से ट्रांजिस्टर के साथ डिफरेंट सर्किट लगाओ और उससे फिर आप बाइसिंग करो। पहला मेथड क्या होगा, डिफरेंट बैटरीज, इनपुट के लिए अलग बैटरी, आउटपुट के लिए अलग बैटरी, जो उनको प्रॉपरली बाइस में रखे, ठीक है। लेकिन उसमें क्या है, आपको डिफरेंट बैटरीज की रिक्वायरमेंट होगी। बेटर क्या है कि आप बाइसिंग सर्किट यूज़ करो जो उसमें ट्रांजिस्टर के साथ बाइसिंग सर्किट यूज़ करो जो उसको प्रॉपरली बाइस करे, ठीक है। इनपुट सेक्शन को फॉरवर्ड में रखे, आउटपुट सेक्शन को रिवर्स बाइस में रखे। ये ऑपरेटिंग पॉइंट है, ऑपरेटिंग पॉइंट की हम बात कर चुके हैं। अब इसमें क्या है कि मैक्सिमम लिमिट्स ऑफ बाइसिंग, मैक्सिमम लिमिट्स ऑफ बाइसिंग क्या है कि कलेक्टर करंट जो है वो IC मैक्सिमम हो सकता है, कलेक्टर वोल्टेज वो VC मैक्सिमम हो सकती है, और मैक्सिमम कलेक्टर डिसिपेशन मीन्स पावर डिसिपेशन वो PC मैक्सिमम, और मैक्सिमम एमिटर बेस वोल्टेज कितनी होगी वो VBE मैक्सिमम, इससे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब ये मैंने एक डायग्राम पहले भी आपको दिखाया था, अब दोबारा दिखा रहा हूँ कि आपको बेस्ट सिग्नल कब मिलेगा। बेस्ट सिग्नल आपको तब मिलेगा जब आपका ऑपरेटिंग पॉइंट ये है, जब सेंटर ऑफ द लोड लाइन यदि आपका ऑपरेटिंग पॉइंट लाई करता है, तब आपको आपके सिग्नल क्लिप होने के चांस मिनिमम होते हैं। और यदि आपका ऑपरेटिंग पॉइंट यहाँ लाई करता है तो हो सकता है वो नीचे से बहुत जल्दी क्लिप हो जाएगा, और यदि यहाँ लाई करता है तो उसमें हो सकता है लोअर पोर्शन तो प्रॉपर मिल जाए इस सिग्नल का, लोअर पोर्शन तो आपको प्रॉपर मिल जाए, और जो अपर सेक्शन है वो क्लिप हो जाएगा, ठीक है, अपर सेक्शन क्लिप हो जाएगा, ठीक है। कैसे क्लिप होगा, इस तरीके से। और यहाँ क्या होगा, यहाँ आपको अपर पोर्शन तो आपको पूरा मिल जाएगा, अपर पोर्शन तो पूरा, यहाँ लोअर पोर्शन में कट लग जाएगा, अपर पोर्शन पूरा मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से, और यहाँ जब आप आओगे तो यहाँ पे आपको यहाँ आपको ये पोर्शन भी पूरा मिलेगा और ये पोर्शन भी पूरा मिलेगा, ठीक है, कंप्लीट पोर्शन मिलेंगे आपको, ठीक है। तो समझे कुछ इसमें। तो यहाँ जो मैं क्लिप करके दिखाने की कोशिश कर रहा था, तो यहाँ ये क्या है, ये सिग्नल क्लिप हो गया, ये पूरा साइनसॉइडल नहीं रहा,
ये यहाँ क्लिप हो गया, ठीक है, और यहाँ से ये सिग्नल क्लिप हो जाएगा, ठीक है। और कैसे होगा क्लिप, एक्चुअल में मैंने ये पॉइंट यहाँ नहीं लगा के, ये क्लिपिंग पॉइंट्स ये होते हैं वैसे तो, ये क्लिपिंग पॉइंट्स होते हैं ये, ठीक है। तो ये सिग्नल यहाँ तक तो पूरा आ जाएगा, उसके बाद क्लिप होगा ये, ठीक है। ये मैंने एक क्लिपिंग का एग्जांपल दिया था, वो मैंने यहाँ ले लिया शुरू में, तो क्लिपिंग का एग्जांपल दिया मैंने। तो ऑपरेटिंग पॉइंट को सेट कैसे किया जाता है, ऑपरेटिंग पॉइंट को सेट कैसे किया जाता है ये मैंने बता दिया कि वो, यदि आप फिडेलिटी बहुत अच्छी चाहते हो तो आपको मिड में लाई करना होगा, मिड में वो आना चाहिए, यहाँ आना चाहिए ऑपरेटिंग पॉइंट, ये ऑपरेटिंग पॉइंट यहाँ आना चाहिए, ठीक है। दिस इज द सेंटर ऑफ दिस लोड लाइन। यदि फिडेलिटी आपको अच्छी चाहिए, मीन्स यदि सिग्नल की क्वालिटी आपको बेस्ट चाहिए, हाँ इसकी एफिशिएंसी कम होती है, क्लास ए बोलते हैं इसको, इसकी बात कर चुके हैं। अब स्टेबलाइजेशन की जब हम बात करते हैं, स्टेबलाइजेशन की बात करते हैं, हम दो तीन चीज़ों की बात करते हैं फिर, कि ये पहले स्टेबलाइजेशन की मैं पहले बात कर चुका हूँ, तो बीटा की बात करते हैं, एक ICO की बात करते हैं, मैंने वहाँ पे ICEO बोल दिया था इसको, वो नोटेशन है कुछ भी है, तो यहाँ ICO, ठीक है, ICBO, ICO, ठीक है। वहाँ मैंने बताया था टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो क्या इंक्रीज होगा, ICBO इंक्रीज होगा, ICBO इंक्रीज होगा तो ICEO इंक्रीज होगा, ICEO इंक्रीज होगा तो IC इंक्रीज होगा, IC इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ICBO इंक्रीज होगा, ICBO इंक्रीज होगा तो ICEO, जिसको मैंने IC बोला है, ICO बोला है अब, और ICO इंक्रीज होगा तो IC इंक्रीज होगा, इस तरीके से चलता जाएगा और थर्मल रनअवे हो सकता है। तो क्या है कि ये क्यों होता है, क्यों स्टेबलाइजेशन क्यों लूज करते हैं, तो उसके दो तीन रीज़न है। सबसे पहला क्या है, इनस्टेबिलिटी ऑफ कलेक्टर करंट, IC जो है वो अनस्टेबल होता है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। दूसरा क्या है, वेरिएशन ऑफ VBE, इनपुट वोल्टेज में वेरिएशन आ जाए, यदि इनपुट बाइसिंग में यदि वोल्टेज इनपुट बाइसिंग जो है उसके अंदर यदि वेरिएशन आ जाए तो भी आउटपुट के अंदर अनस्टेबिलिटी हो जाती है। ऑब्वियस सी बात है, यदि फॉरवर्ड बायस को आप वेरी करोगे, इनपुट के अंदर फॉरवर्ड बायस को यदि आप वेरी करोगे तो आउटपुट तो उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा ही। और इनपुट वोल्टेज वेरिएशन कैसे हो सकती है, और यदि आप कोई सोर्स यूज़ कर रहे हो या बैटरी यूज़ कर रहे हो या कोई DC सोर्स यूज़ कर रहे हो, उस सोर्स में भी फ्लक्चुएशन हो सकता है, वहाँ से भी हो सकता है कि VBE चेंज हो जाए। VBE क्या है, जस्ट ए DC वोल्टेज है जो उसके इनपुट सेक्शन को दी जा रही है, तो उसके अंदर वेरिएशन आएगी तो भी आपके सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। थर्ड क्या है, बीटा वेरिएशन आ जाए। बीटा वेरिएशन मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में अच्छे से बता चुका हूँ कि बीटा वेरिएशन किस किस तरीके से होता है, ठीक है। रिप्लेसमेंट से हो सकता है, एजिंग इफेक्ट के कारण हो सकता है। और बीटा एक्चुअल में क्या है, ये तो बीटा मैंने वैसे बोल दिया कि बीटा वेरिएशन, लेकिन IC के अंदर भी यदि चेंज आया, IC भी यदि चेंज होता है, एक्चुअली में तो बीटा ही चेंज हो रहा है। बीटा चेंज होना और IC चेंज होना, ठीक, IC चेंज होगा तो बीटा चेंज होगा ही होगा, ठीक है। तो इंस्टेबिलिटी, IC से जो इंस्टेबिलिटी होती है वो कैसे होगी, देखिए 7%, और ये मैं सारा बता चुका हूँ वैसे आपको कि ICO चेंज होता है 10 डिग्री के चेंज पर वो डबल हो जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब कि फास्टली ICO चेंज होता जाता है, ICO चेंज होगा 7% पर डिग्री सेंटीग्रेड, हम मानते हैं इसको। या मैं ये कह सकता हूँ कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर ICO जो है वो डबल हो जाता है। तो इसलिए क्या है, बेस एमिटर वोल्टेज डिक्रीजेज एट द रेट ऑफ 2.5 मिली वोल्ट, सॉरी 2.5 मिली वोल्ट पर डिग्री सेंटीग्रेड। पर डिग्री सेंटीग्रेड वो क्या है, 2.5 मिली वोल्ट का उसमें चेंज होता चला जाता है, डिक्रीज होता चला जाता है। तो चेंज ऑफ बीटा फैक्टर, अब बीटा फैक्टर के अंदर चेंज क्या होगा, वैल्यू ऑफ बीटा किसी भी ट्रांजिस्टर की कभी सेम नंबर के भी दो ट्रांजिस्टर की कभी सेम नहीं होती। यदि मैं BC147 ले लेता हूँ तो उसका बीटा इतना वेरी करता है, ये तो बहुत ज़्यादा है। यदि 100 से 150 भी चेंज हो जाए तो भी बहुत ज़्यादा है,
ठीक है, क्योंकि जब वो मल्टीपल स्टेजेस से पास करेगा तो वो मैनी फोल्ड होता चला जाएगा, बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई होता चला जाएगा। ठीक है, थर्मल रनअवे मैं बता चुका हूँ, थर्मल रनअवे कैसे होता है। स्टेबिलिटी अचीव करने के दो मेथड हैं, या तो स्टेबलाइजेशन टेक्निक यूज़ करो या कंपनसेशन टेक्निक्स यूज़ करो। स्टेबलाइजेशन टेक्निक्स का मतलब क्या है, आप रजिस्टर्स वगैरह यूज़ कर रहे हो, रजिस्टर्स वगैरह यूज़ करके आप उसके इन बायस वोल्टेज को और बायस करंट को, ठीक है, इनपुट वोल्टेज को और इनपुट करंट को कंट्रोल कर रहे हो। मीन्स जो फॉरवर्ड बायस कर रहा है, इनपुट सेक्शन जो फॉरवर्ड बायस हो रहा है उसको कंट्रोल कर रहे हो आप। मैं IB की बात कर रहा हूँ और मैं VBE की बात कर रहा हूँ। आप यदि उसको कंट्रोल कर लेते हो तो इसका मतलब क्या है, स्टेबिलिटी हो जाती है। तो स्टेबलाइजेशन करने का वो मेथड है यूजिंग द रजिस्टर्स एटसेट्रा। दूसरा मेथड है कंपनसेशन टेक्निक। कंपनसेशन टेक्निक्स के अंदर आप ऐसे कंपोनेंट्स यूज़ करते हो जो खुद भी टेम्परेचर डिपेंडेंट है, क्योंकि हमारा जो ट्रांजिस्टर था वो टेम्परेचर डिपेंडेंट था, तो हमने ऐसे कंपोनेंट यूज़ किए जो खुद भी टेम्परेचर डिपेंडेंट है। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर बताया है कि थर्मिस्टर लगा के कैसे होगा, और उसके बाद मैंने डायोड लगा के दिखाया, फॉरवर्ड बायस में भी लगा के दिखाया, रिवर्स बायस में भी लगा के दिखाया, तो वो सारी चीज़ें हम कवर कर चुके हैं। यहाँ मेरा पढ़ाने का पर्पज़ कुछ और है, मैं कुछ और बताना चाह रहा हूँ यहाँ। तो ये स्टेबलाइजेशन टेक्निक्स बता दिया मैंने और कंपनसेशन टेक्निक्स बता दिया। तो प्रेफर हम किसको करते हैं, प्रेफर हम स्टेबलाइजेशन टेक्निक्स को प्रेफर करते हैं, क्योंकि सिंपल रजिस्टर ही तो यूज़ करने, वहाँ और कुछ ज़्यादा यूज़ नहीं करना। तो ये हम इसमें रेजिस्टिव बायसिंग सर्किट हम यूज़ करेंगे इसमें। कंपनसेशन टेक्निक्स के अंदर मैं बता चुका। अब देखिए किस किस चीज़ के ऊपर ऑपरेटिंग पॉइंट डिपेंड करता है, ICO के ऊपर डिपेंड करता है और VBE के ऊपर डिपेंड करता है और बीटा के ऊपर डिपेंड करता है। ध्यान दीजिए, ये तीनों के बारे में अब हम आगे पढ़ने वाले हैं। तीनों चीज़ों के, जिस चीज़ के लिए मैं ये स्टेबिलिटी को दोबारा मैंने स्टार्ट किया वो चीज़ हम अब पढ़ेंगे। अब VCO ICO सॉरी, जिसमें रिवर्स करंट बोलता हूँ मैं, ठीक है, रिवर्स ये वो है, रिवर्स सेचुरेशन करंट है ये, ठीक है। और VBE और बीटा, इनकी बात कर रहा हूँ मैं, तो इन तीनों के ऊपर डिपेंड करेगा। और IC का इसका मतलब क्या है, स्टेबिलिटी को हम चेक करने वाले हैं। स्टेबिलिटी इसका मतलब क्या है कि IC मीन्स जो करंट ऑफ कलेक्टर है उसको इन सब के अगेंस्ट स्टेबल होना चाहिए। अब हम स्टेबिलिटी पैरामीटर्स की बात करेंगे। इट मीन्स हम 3 स्टेबिलिटी पैरामीटर की बात करेंगे। S का मतलब है इसके लिए, IC के लिए। SV का मतलब है इसके लिए, वोल्टेज स्टेबिलिटी। और बीटा का मतलब है कि बीटा के अगेंस्ट स्टेबिलिटी। सिंपल S का मीनिंग है कि करंट, माइनॉरिटी कैरिज करंट जो करंट है उसके अगेंस्ट स्टेबिलिटी। SV का मीनिंग है कि वो जो VBE के अंदर वेरिएशन आ रहा है, फ्लक्चुएशन आ रहा है VBE के अंदर, इनपुट बायस के अंदर वोल्टेज के अंदर कोई फ्लक्चुएशन आ रही है, उसके अगेंस्ट कितनी स्टेबिलिटी है। और S बीटा का मतलब क्या है, बीटा वेरिएशन यदि कहीं हो रहा है तो उसके अगेंस्ट कितनी स्टेबिलिटी है। तो स्टेबिलिटी फैक्टर S की बात करते हैं। सबसे पहले S की वैल्यू क्या होती है, DIC डिवाइड बाई DICO। ध्यान रखना ये चीज़, जब हम एक स्टेबिलिटी की बात करेंगे एक फैक्टर के अगेंस्ट स्टेबिलिटी की बात करेंगे, तो बाकी हम 2 पैरामीटर्स जिनके ऊपर IC डिपेंड कर सकता है, उन दोनों पैरामीटर्स को हम कांस्टेंट ले लेंगे। और बहुत इजी है याद रखना कि हम IC के अंदर जो चेंज है उसको नोटिस करने की कोशिश कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू उस पैरामीटर के जो खुद वेरी करने वाला है, जिसमें फ्लक्चुएशन हम चाहते हैं, जिसमें हम फ्लक्चुएशन नोट करते हैं जनरली कि इसमें फ्लक्चुएशन है तो इसके ऊपर इफेक्ट कितना पड़ेगा। तो हम ये कहेंगे इसके अंदर कितना चेंज हुआ विद रिस्पेक्ट टू दिस, इसके कारण इसमें कितना चेंज हुआ। तो जिसमें चेंज होना है, यदि आपको डिफरेंशिएशन की प्रॉपर डेफिनेशन पता है तो क्या होता है कि हम जो न्यूमरेटर में होता है उसको ये कहते हैं कि इसके अंदर कितना चेंज हुआ, और जो डिनोमिनेटर इसके कारण, ठीक है। तो CdV/dt एक फॉर्मूला आता था, CdV/dt, ठीक है। C को हटा दो, dV/dt। dV/dt का मतलब क्या है, याद है ना, I =
सी डी वी बाई डी टी। सी का मतलब क्या होता है, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस, सी डी वी बाई डी टी। ठीक है, इसका मतलब मैं कहूँगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम वोल्टेज के अंदर कितना चेंज हो रहा है। ठीक है, तो समझ रहे हो ना ये चीज़ कि डिनोमिनेटर के अंदर चेंज हो रहा है तो उसके कारण न्यूमरेटर में कितना चेंज हुआ। तो इस यहाँ से आप कैलकुलेट करके डिफरेंस ये जनरल आप इक्वेशन लोगे, एक्सप्रेशन कलेक्टर करंट की एक्सप्रेशन लोगे, ये जनरल एक्सप्रेशन है, और उसके बाद आपने दोनों तरफ डिफ्रेंशिएशन कर दिया और आप सॉल्व करके आपने एस की वैल्यू उसके बाद निकाल दी और एस की वैल्यू ये आ गई। ठीक है, एस की वैल्यू आपकी ये आ गई। तो ये क्या है कि आइडियल वैल्यूज़ के अंदर आइडियली ये क्या होना चाहिए, यूनिटी होना चाहिए, और जितना ये स्मॉलर होगा उतनी ही हायर स्टेबिलिटी होगी। स्मॉलर बताया गया मिनिमम वैल्यू तो यूनिटी ही है इसकी। ठीक है, तो ये जितना स्मॉल होगा उतना हाई स्टेबिलिटी होगी। तो इट मीन्स इट मस्ट बी अप्रोचिंग टू 1, इसको 1 से अप्रोच करना चाहिए। यदि मैं कॉमन बेस में देखूं तो कॉमन बेस के अंदर डी आई सी बाई डी आई सी ओ मीन्स करंट, माइनॉरिटी कैरियर के कारण करंट की जो स्टेबिलिटी है, एस की पैरामीटर की बात करता हूँ 1 आता है। इट मीन्स कॉमन बेस के अंदर स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, उसको बायस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन कॉमन बेस में तो और प्रॉब्लम है ना आपकी, उसके अंदर इनपुट इम्पिडेंस वेरी लो है, आउटपुट इम्पिडेंस वेरी हाई है, वो तो वैसे ही नहीं सूट करता आपको। वो जितना भी उसकी अच्छाइयाँ थी ना उसने सारी खो दी अपने एक अवगुण के कारण, आप ये कह सकते हो। एक लिमिटेशन थी उसके अंदर, उसके कारण उसकी क्या हो गई, सारी लिमिटेशन जो सारी एडवांटेज थी, जो एक लिमिटेशन थी उसने क्या किया, उसके सारे जो गुण थे उन सबको जीरो कर दिया। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना कि उसके अंदर सिर्फ एक अवगुण है उस इंसान में, उसके कारण उसके सारे जो गुण हैं वो दब जाते हैं। तो इसके अंदर भी कुछ ऐसा ही हुआ, इसके अंदर सारे जो गुण थे कि इसके अंदर आपको बेस की इसके अंदर आपको वोल्टेज गेन अच्छा मिल रहा था। ठीक है, और इसका जो स्टेबिलिटी के लिए आपको कोई सर्किट वगैरह भी नहीं लगाना पड़ता, लेकिन वो सारा किसके कारण ख़त्म हो गया कि ये सारी वेस्टेज खुद ही कर देता है। ये आगे तो कुछ पास बहुत कम पास करेगा, मैक्सिमम अपने अक्रॉस से ड्रॉप करवा देगा। स्टेबिलिटी फैक्टर एस वी की बात करते हैं, वोल्टेज वी बी ई की बात करते हैं। वी बी ई के अगेंस्ट जो स्टेबिलिटी है तो उसके अंदर क्या होगा, बाकी दोनों पैरामीटर कांस्टेंट है और सिर्फ ये एक पैरामीटर को हमने कंसिडर किया, ये पैरामीटर। और जब मैं स्टेबिलिटी फैक्टर बीटा के अगेंस्ट स्टेबिलिटी फैक्टर की बात करता हूँ तो बाकी दोनों पैरामीटर को हमने जीरो कर दिया, कांस्टेंट कर दिया, और यहाँ हम बीटा के अगेंस्ट स्टेबिलिटी को देख रहे हैं। और कैलकुलेट करोगे तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो बीटा के अगेंस्ट जो स्टेबिलिटी। पहले सिंपली आपने ये इक्वेशन लिखनी है और उसके बाद क्या है कि एस बीटा आपको मिल जाएगा, उसकी इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, यहाँ हम ये कंप्लीट हुआ है। अब मैं ऑप एम्प स्टार्ट करता हूँ, ऑपरेशनल एम्पलीफायर।